हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिव्या जी जीके के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे राजस्थान बजट 2022-23 का पार्ट 5। तो शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। तो कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने एवं पात्र परिवार को घर बैठे सरकार की सुविधाओं का लाभ पहुंचाने की दृष्टि से मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तो इसके तहत लगभग 1,33,00,000 चिरंजीवी परिवारों की, यानी जिन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना का लाभ ले रहे हैं, उन परिवारों की महिला मुखियाओं को 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिए जाने की घोषणा की गई और इस पर 2500 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय किया जाएगा। 181 सीएम हेल्पलाइन, 1000 सीटर कॉल सेंटर। तो मुख्यमंत्री ने राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 नंबर की शुरुआत 15 अगस्त 2014 को की थी। इसके तहत कोई भी व्यक्ति घर, ऑफिस या किसी भी जगह से मोबाइल से 181 नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकता है तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। तो इसको वर्तमान में ये 400 सीटर है, तो अब इसको और अधिक सुदृढ़ करते हुए 400 सीटर से बढ़ाकर 1000 सीटर कॉल सेंटर करने की घोषणा की गई है और इस पर 50 करोड़ रुपए का व्यय होगा। 30 करोड़ रुपए की राशि से ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। तो ई गवर्नेंस के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक ब्लॉकचेन के उपयोग से विभिन्न परियोजनाओं जैसे इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, जन आधार रेजिडेंट डेटा रिपोजिटरी आदि में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से 30 करोड़ रुपए की राशि से ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। तो जान लेते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक प्लेटफॉर्म है जहां न सिर्फ डिजिटल करेंसी बल्कि किसी भी चीज़ को डिजिटल बनाकर उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। आसान भाषा में कहें तो ब्लॉकचेन एक डिजिटल बही खाता है। जो भी ट्रांजैक्शन इस पर होता है वो चेन से जुड़े हर कंप्यूटर पर दिखाई देता है। ब्लॉकचेन पहली बार 1991 में एक रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में आया था, लेकिन वर्ष 2009 में बिटकॉइन में इसका इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब इसे क्रिप्टो करेंसी के साथ कई दूसरे कामों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्लॉकचेन डेटाबेस के जैसा ही होता है, लेकिन यह कई कैटेगरीज के तहत जानकारी इकट्ठा रखता है। इन ग्रुप्स को ब्लॉक कहते हैं और ये ब्लॉक कई दूसरे ब्लॉक से जुड़े होते हैं जो डेटा का एक चेन बनाते हैं, इसलिए इस सिस्टम को ब्लॉकचेन कहा जाता है। तो ई गवर्नेंस के क्षेत्र में अब इसका उपयोग किया जाएगा। इसके लिए ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। राजस्थान गारंटीड सर्विस डिलीवरी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। तो दस्तावेजी और भौतिक सत्यापन की व्यवस्था समाप्त करते हुए डिजिटल वेरिफिकेशन आधारित ऑटो अप्रूवल और डीम्ड अप्रूवल प्रणाली विकसित की गई है। तो पात्र लाभार्थी को किसी अन्य पर निर्भरता समाप्त करने की दृष्टि से इस ऑटो प्रणाली को बाध्यकारी करने के लिए राजस्थान गारंटीड सर्विस डिलीवरी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट लाया जाएगा और इस अधिनियम को पूर्व में लाए गए राइट टू हियरिंग एक्ट एंड द राजस्थान गारंटीड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एक्ट को समाहित करते हुए सुदृढ़ किया जाएगा, जिसके तहत क्या था, अगर किसी भी सरकारी दफ्तर में आपकी सुनवाई नहीं होती है तो इस एक्ट का इस्तेमाल कर आप संबंधित अधिकारी के खिलाफ अपील कर सकते हैं। जयपुर में राज्य बीमा एवं प्रावधाय निधि विभाग SIPF यानी स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड के भवन का निर्माण तथा नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान। तो SIPF क्या होता है? स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड यानी राज्य बीमा योजना राज्य कर्मियों के जीवन पर जोखिम वहन करने वाली एक कल्याणकारी योजना है, जिसके द्वारा बचत को प्रोत्साहन देने के साथ साथ राज्यकर्मी तथा उसके परिजनों को आर्थिक संबल प्राप्त होता है। और इसके साथ ही नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान की भी स्थापना की जाएगी,
जो कि भारत में हर वर्ष 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 14 नवीन नगरपालिकाएं तथा कोटपुतली और कुचामन सिटी नगरपालिका को नगर परिषद में क्रमोन्नत किया जाएगा। तो हम देख लेते हैं नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगम, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो ये तीनों ही प्रशासनिक इकाई होती हैं जो कि शहरी इलाकों में काम करती हैं और जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र होता है और इसकी जनसंख्या भी अंकित होती है। तो भारत में नगरपालिका अक्सर एक शहर के रूप में जाना जाता है। यह न तो गांव होता है और न ही कोई बड़ा शहर होता है, बल्कि उनके बीच का होता है। एक नगरपालिका 20,000 या उससे अधिक लोगों को मिलाकर के बनता है। फिर नगर परिषद उससे बड़ा होता है और नगर निगम सबसे बड़ा होता है। इन सभी व्यवस्थाओं का प्रमुख अध्यक्ष कहलाता है। तो 14 नवीन नगरपालिकाएं स्थापित की जाएंगी तथा कोटपुतली और कुचामन सिटी नगरपालिका को नगर परिषद में क्रमोन्नत किया जाएगा। कोटपुतली जयपुर में है नगरपालिका और कुचामन सिटी नागौर में है। जयपुर में सैनिक कल्याण भवन का निर्माण। तो सैनिक या भूतपूर्व सैनिक या शहीद सैनिकों की विधवाओं और परिवारों को एक ही स्थान पर सुविधा उपलब्ध करवाने और उनकी समस्याओं के निराकरण को ध्यान में रखते हुए जयपुर में सैनिक कल्याण भवन का निर्माण किया जाएगा और इस हेतु 20 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। एसीपी संबंधी विसंगति का समाधान, सालाना 1000 करोड़ रुपए का भार। तो पिछली सरकार के द्वारा 7वां वेतनमान लागू करने के लिए निकाले गए 30 अक्टूबर 2017 के आदेश से एसीपी संबंधी विसंगति उत्पन्न हो गई थी। एसीपी मतलब अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन। तो इस समस्या के समाधान के लिए वर्ष 2017 के इस आदेश में परिवर्तन कर एसीपी के रूप में देय नेक्स्ट ग्रेड पे दिए जाने के प्रावधान को बहाल करने की घोषणा की गई और इस निर्णय से आगामी वर्ष 2022 से सरकार पर 1000 करोड़ रुपए का वार्षिक का अतिरिक्त भार आएगा। तो हम देख लेते हैं एसीपी क्या होता है। अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन। तो सरकारी सेवा में एक निश्चित समय अवधि पूरी करने के बाद कर्मचारी को उसके वर्तमान लेवल से उच्च वेतनमान में स्वीकृत किया जाता है। तो इसी को ही एसीपी कहा जाता है, अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन। रोडवेज, आरटीडीसी आदि के कार्मिकों को 7वें वेतनमान का लाभ। तो 7वें वेतनमान में कई निगम, बोर्ड या उपक्रम, स्वायत्त शासी संस्थाएं या विश्वविद्यालयों के कार्मिकों को लाभ नहीं मिल पा रहा था 7वें वेतन का। तो ऐसी संस्थाओं में भी आगामी वर्ष यानी 2022 1 अप्रैल 2022 से 7वां वेतनमान देने की घोषणा की गई है और इस निर्णय से रोडवेज, आरटीडीसी यानी राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सहित सभी ऐसी संस्थाओं के कार्मिकों को लाभ मिल सकेगा। तो 7वां वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार ने अपने द्वारा बनाई गई एक सरकारी बॉडी की सिफारिश के बाद किया था। इसका गठन 1 जनवरी 2016 को किया गया था और अशोक कुमार माथुर 7वें वेतन आयोग के चेयरमैन थे और 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम सैलरी को 7,000 से बढ़ाकर 18,000 कर दिया गया था। 1 जनवरी 2004 और इसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों के लिए पूर्व पेंशन योजना लागू। तो दिसंबर 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को ख़त्म कर दिया था और इसके बदले 1 अप्रैल 2004 से नई पेंशन योजना यानी नेशनल पेंशन सिस्टम लागू की गई थी। तो उस वक्त कर्मचारी इस नई पेंशन योजना को समझ नहीं पाए और उन्हें ऐसा लगा जैसे यह योजना सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें पुरानी पेंशन योजना से ज़्यादा फायदा देगी, लेकिन यह भ्रम टूटा और पिछले कई सालों से नई पेंशन योजना का विरोध शुरू हो गया। इस नवीन पेंशन स्कीम के कारण कार्मिकों में सेवानिवृत्ति के उपरांत वृद्धावस्था में जीवन यापन के लिए भारी असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो गया। इसलिए सरकारी शासन से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें ताकि वे सेवा काल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकें। इसलिए 1 जनवरी 2004 और इसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए आगामी वर्ष यानी 2022 से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की गई। नगरीय निकायों
व पंचायत राज संस्थाओं के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के मानदेय या भत्तों में 20% की वृद्धि। तो प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत मानदेय कर्मचारी जैसे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, प्रेरक, मिड डे मील कुक कम हेल्पर, ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत सहायक, शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर्स आदि, इनके मानदेय में प्रतिवर्ष वृद्धि का प्रावधान नहीं है। उनके मानदेय में भी 1 अप्रैल 2022 से 20% वृद्धि किए जाने की घोषणा की गई। और बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।